अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। नाजरीन, कुर्बान ईद के हवाले से हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं। आई होप कि आप ईद की खुशियों को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। हमने कल के एपिसोड में कल की ट्रांसमिशन में आपकी सेहत से रेलिवेंट, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिनका हल, जिसका आंसर आपको मिल भी चुका था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब। आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। गुज़श्ता 40 साल से आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथिक फील्ड में। उनका अपना एक नाम, अपना एक मुकाम है और वो अपने उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हुए बहुत सारे आपके सवालात, बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स जो आपके माइंड में होती है उनको हल करते हैं। उनसे हम पूछते हैं, आपके जितने सवालात होते हैं उन सब के जवाब जानते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि ये जो स्पेशल डेज़ ईद के ख़ास कर ये जो 3 दिन गुज़र रहे हैं, इन 3 दिनों में आपके मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हल हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ और करते हैं कुछ सवालात। सर, हमने अपने पहले सेशन में बहुत सारे ऐसे सवालात जो ईद और ख़ास कर जो है वो कुर्बान ईद से रेलिवेंट थे उनको आपसे पूछा था। आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे सवालात हैं जिनका हल होना ज़रूरी है, जो हमारे देखने वाले, जो हमें सुनने वाले चाह रहे हैं कि इन प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जाए। सर, सबसे पहले आज के सेशन में जो क्वेश्चन मेरे पास आया है वो ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी हम खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें शिद्दत से सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? शिद्दत से सर में दर्द होना और खाना खाने के फ़ौरन बाद होना, इसकी टेक्निकल रीज़न में अगर देखा जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को चेक किया जाना चाहिए। या जो बहुत बड़ी दूसरी वजह हो सकती है वो फूड एलर्जी हो सकती है कि जो फूड खाई गई है वो पेशेंट उस फूड से एलर्जी है या वो फूड उसको एलर्जी पैदा कर रही है जो सर दर्द का बायस बन रही है। ठीक ठीक ठीक, ये उसका एक रीज़न इसका हो सकता है। अच्छा सर, शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, गोश्त का इस्तेमाल उनके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद या हार्मफुल साबित होता है? देखिए, गोश्त का इस्तेमाल फ़ायदेमंद भी है और हार्मफुल भी है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट, बिल्कुल जिसका आप जिक्र कर रही हैं, अगर वो गोश्त का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट होने के नाते ज़्यादा शुरू करेगा तो उसको हार्ट रिस्क आ जाएगा। तो इसलिए अपने हार्ट रिस्क को उससे बचाने के लिए और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपनी विद इन द लिमिट्स रखने के लिए डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो गोश्त का इस्तेमाल जो है वो ज़रा तनासब से करे, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो ये 3 जो ख़ास कर ये जो 3-4 दिन है ना, जो दावतें, एक दूसरे के घर जाना, मेल जोल जो है, ये सिलसिला ज़्यादा होता है। खाने का सिलसिला जो आप कह लो कि दावतों का सिलसिला ज़्यादा होता है। तो वो क्या कहते हैं कि ये 3 दिन जो है ना, इस 3 दिन के सर्कल को हम चलो कोई नहीं थोड़ी सी बेहतियाती कर लें तो उसके बाद कोई मेडिसिन खा के इसको रिकवर कर लेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक तो 3 दिन की बाद एहतियाती करने से, हार्ट अटैक करवा बैठने से या और कोई इशू करने से बहुत बेहतर है कि आप एहतियात कर लें। ठीक है, ये हमारे देखने वालों के लिए जो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि चलो आज का दिन तो गुजारे ना, कोई नहीं ये थोड़ा सा खा ले। शुगर के पेशेंट को ना वैसे ही क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो वो कहते हैं खा लें, बाद में मेडिसिन के साथ वो चल जाएंगे। अच्छा सर, हार्ट की अभी आपने बात की, तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, किसी भी किस्म का हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये प्रोटीन या गोश्त जो भी वो खाते हैं तो वो किस कदर नुकसानदेह साबित होते हैं? देखिए जी, अगर तो एक्सेसिव मीट का इस्तेमाल किया जाएगा तो बड़ा सीधा सीधा सा है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगी, डेफिनेटली एक्टिव हो जाएगी। और ना सिर्फ ये बल्कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मीट जो है ये हार्ट अटैक को लीड कर सकता है। लिहाजा कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लिहाजा उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपनी बॉडी के डाइट चार्ट के मुताबिक जितनी कैलोरीज आप एक दिन में कंज्यूम करते हैं उसमें एक पोर्शन मीट का जो है वो 100 ग्राम, 90 ग्राम, 70 ग्राम तक के पोर्शन को यूज़ करें। बट जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं जी, वो कोशिश करें इसको और भी मिनिमाइज़ कर लें। ठीक हो गया। अच्छा सर, चूँकि आज के हमारा सेशन जो है वो तमाम किस्म के प्रॉब्लम के लिए किसी एक हमने स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं लिया। मैंने ये सोचा कि जितने भी हमारा ये जो सेशन हो ना, ये
सबके लिए हो, मीन हर प्रॉब्लम से रेलिवेंट जो बंदा हो वो ये सेशन देख सके और उसको उसका हल मिल सके। तो आगे बढ़ते हुए, हेपेटाइटिस सी जिनको होता है उनके लिए गोश्त जो है, ये तो एक बहुत है ना कि उनको गोश्त से मना किया जाता है, तो क्या वो ईद के जो अयाम है थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं, खा पी सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल खाने पीने में तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि मीट जो है ये हाई सोडियम कंटेंट्स होता है, और हाई सोडियम कंटेंट्स जो होते हैं वो अगर हेपेटाइटिस सी का एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट अगर एक्सेसिव यूज़ करेगा तो इट कैन लीड टू अदर डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा मीट का इस्तेमाल जो है वो लिमिट में ही रह के किया जाएगा, तो वो अभी अपने प्रॉब्लम से महफूज रहेगा। ठीक हो गया। सर, कुछ लोगों का कहना होता है, बाज़ दफ़ा हमारे पास क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मैं गोश्त खाता हूँ तो मेरे हाथ पाँव में सूजन हो जाती है, स्वेल हो जाते हैं, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, जो रेड मीट होता है ना, ये ओमेगा 6 और फैटी एसिड्स और ये जो चीज़ें हैं, ये उसके अंदर मेन उसका एक पोर्शन होता है, एक मेन पार्ट होता है। ठीक है। अब इसकी जब एक्सेसिव कंजम्पशन होती है तो इसकी एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से जो लोग इससे एलर्जेंस होते हैं, ये सिम्टम उनमें पैदा होते हैं कि जी मीट खाने के बाद हाथ रेड हो गए, या उसके बाद हाथ में खुजली हो गई, या जिस्म में खुजली हो गई, तो ये चीज़ों की एक्सेसिव कंजम्पशन ये सिम्टम पैदा कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, कोलेस्ट्रॉल की जहाँ पे हम बात करें, तो कोलेस्ट्रॉल जब हाई होता है तो उसके बाद मीट खाना कैसा है, गोश्त खाना कैसा है? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या थोड़ी क्वांटिटी में? मतलब आपको एक प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपको उसके इश्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या इन 3 दिनों में, सर स्पेसिफिकली इन 3 दिनों का मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि ये ना लोग एक लाइन चाह रहे हैं कि चलो, वो डॉक्टर ने कहा था कि चलो हम ना ये 3 दिन कर ले, तो उसके बाद देखिए, ये बात अपनी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और आजकल के मौके की मुनासबत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन भी वैलिड है, और जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी, उनके लिए भी यकीनन इस बात के मुंतज़िर हो सकते हैं बहुत सारे व्यूअर्स के हाँ जी इजाज़त मिल गई है जी, कोई बात नहीं जी, गोश्त खाए पिए, लेकिन बात यह है कि जो ऑलरेडी ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स के ऊपर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे हैं या किसी और ट्रीटमेंट पे हैं, बट वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लैम्ब का इस्तेमाल, रेड मीट का इस्तेमाल जो है वो एक्सेसिवली करेंगे 2-3 दिनों के अंदर, तो वो जो मेडिसिन अपनी वो ले रहे हैं वो शायद उतनी इफेक्टिवली काम ना करे जितना इफेक्टिवली ये खास तौर पे कुर्बानी के दिनों का गोश्त आपके कोलेस्ट्रॉल को कहीं से कहीं पहुँचा देगा। लिहाजा मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर इतदाल के साथ इस्तेमाल करें तो उसमें आपको नुकसान भी नहीं होगा, और आपकी मेडिसिन भी जो आप इसके लिए ले रहे हैं वो भी इफ़ेक्टिवली काम करती है। सही हो गया। अच्छा सर, साथ ही कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसके साथ एक और इशू आता है, यूरिक एसिड जी। तो अगर यूरिक एसिड की ज़्यादती है तो गोश्त कैसा है? देखिए, यूरिक एसिड की ज़्यादती अगर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और ऑलरेडी एक पेशेंट की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उसका यूरिक एसिड हाई है, तो अल्टीमेटली जितने भी रेड मीट्स हैं वो तो प्रोन टू यूरिक एसिड है। अब प्रोन टू यूरिक एसिड जो हैं, अगर रेड मीट खाया जाएगा तो अल्टीमेटली उसके यूरिक एसिड की लिमिट जो है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, उसके उंगलियों में सूजन होना शुरू हो जाएगी, पैरों के अंगूठों में सूजन होना शुरू हो जाएगी, सुबह सो के उठने के बाद हड्डियों में, जोड़ों में दर्दें होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा पर्टिकुलरली यूरिक एसिड डायथिसिस वाले पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी न किसी यूरिक एसिड की मेडिसिन के ऊपर हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो खुसूसी तौर पे इन दिनों में रेड मीट का इस्तेमाल जो है वो बहुत मिनिमम लेवल पे करें, जिसे कह रहे हैं कि आपके टेस्ट की हद तक जी हमने कुर्बानी की है तो हमने रेड मीट टेस्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है और हाथ पाँव में ख़ारिश भी शुरू हो जाती है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, ये फिर एलर्जी से ही रिलेटेड है कि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आम तौर पे इन चीज़ों से निकलता है वो ये है कि वो चीज़ जो खाई गई है वो कोई ना कोई एलर्गन या कोई ना कोई एलर्जी पैदा करने के बायस आपको सबसे मेजर सिम्टम जो पैदा करेगी वो इचिंग होगी, एलर्जी होगी। वो एलर्जी फेस पे भी हो सकती है, वो एलर्जी जिस्म पे भी हो सकती है। लिहाजा हमने ये देखना है कि हमने जो चीज़ खाई है, जो मीट हमने खाया है, वो मीट और एक नॉर्मल रूटीन के दिनों में आने वाला जो मीट है, ज़रा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लिहाजा अगर वो इसका एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो उसके फिर एक्सेसिव एलर्जन भी पैदा हो सकते हैं।
सर थायराइड का प्रॉब्लम है जी तो मीट खाया जा सकता है, और अगर खाया जा सकता है तो क्या कितनी क्वांटिटी मतलब में खाया जाएगा? जी, रेड मीट जो है बिलखसूस जिस गोश्त के हवाले से, ईद कुर्बान के हवाले से आप बात कर रही है, हम्म मैंने इसके हवाले से बताया है कि जो थायराइड का पेशेंट है उसके लिए जो रेड मीट का इस्तेमाल है, हम्म उसके रेड मीट के सोर्स देखें, उसमें सिलीनियम है, उसमें आयरन है, उसमें हम्म जिंक है। हम्म अब ये वो तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि थायराइड वाले मरीज़ को अपने थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए, बेहतर करने के लिए फ़ायदा करते हैं इस्तेमाल में। बट अगर एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। लिहाजा नॉर्मली जो एक रिकमेंडेड पोर्शन है आपके 2000 कैलोरीज पर डे के इस्तेमाल वाली डाइट में, उसमें अगर आप टू 100 ग्राम पोर्शन अगर पेशेंट इस्तेमाल कर लेता है ठीक है। तो कोई हर्ज नहीं है, उसे इस्तेमाल कर सकता है। ये सर वो सवाल है और ये वो जवाब है जो हम सुनना चाह रहे थे आपसे उस टाइम से। अच्छा सर, खाने मतलब खाना, मीट की बात हम करें या मीट से अलावा भी बात करें, तो खाने की ज़्यादती से होने वाली पेचीदगियों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हम पे खाना ज़्यादा खाने से? देखिए, बचपन में हम लोग चीज़ पढ़ा करते थे कि बसियार खोरी जो है ना, वो इंसान को बहुत सारी बीमारियों का सबब बना देती है। हम्म तो वो पहले तो लफ्ज़ ही समझ नहीं आता था कि ये बसियार खोरी और ये क्या होती है। बुनियादी तौर पे ऐसे अफराद जो एक्सेसिव ईटर हैं, ज़्यादा होटलिंग करते हैं, हम्म। ज़्यादा कढ़ाई गोश्त और फलाना गोश्त और चिकन टिक्के और मटन टिक्के और हाँ। फलाने टिक्के और चॉप कबाब और एक्सेसिव यूज़ जो है इन चीज़ों का, अगर अगर जो कि स्टडीज़ साबित करती हैं, अगर कर हम्म लिया जाए हम्म। तो सबसे बड़ी चीज़ आपका वेट गेन करेगा, हाँ, आपका ब्लड प्रेशर ओबेसिटी हो हाई हो जाएगी। जाएगा, हम्म आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हम्म हार्ट डिजीज़ जो है जिनको नहीं है खुदा न खास्ता वो इसके अंदर जा सकते हैं, और जिनको है हम्म वो हम्म प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हम्म और टाइप 2 डायबिटीज़ में डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है दैट आल्सो कैन ट्रिगर, लिहाजा हम्म इसके भी ख्याल करना है। एक हम्म और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखने में मिली हम्म कि एक्सेसिव मीट ईटर जो हैं, एक्सेसिव जो बहुत ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल करते हैं, वो हम्म। बहुत जल्दी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और अच्छा। जो लोग ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा वेजिटेबल्स पे रहते हैं, उनमें हम्म निस्बतन ये चीज़ कम पाई जाती है, बल्कि कह लें 50% ज़्यादा कम पाई जाती है। हम्म लिहाजा मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने पेशेंट्स को ये हमेशा एडवाइस किया करता हूँ हम्म कि आप अपने डाइट प्लान्स के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन दालों में भी होती है, आप दाल ले लें, बीन्स ले हाँ। लें, लेकिन वेजिटेबल का इस्तेमाल अपने डाइट प्लान को इस तरीके से शेड्यूल करें कि वेजिटेबल आपकी डाइट में 70% पार्ट किरदार अदा करना चाहिए, हम्म। और बाकी जो 30% है उसे आप बाकी हिस्सों में तकसीम कर दें। ठीक हो तो गया इससे आपकी बीमारियां कम से कम आपके करीब आएंगी। जी। अच्छा सर, कुछ पेशेंट जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऑलरेडी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं, वो मेडिसिन खा रहे होते हैं। अब उनकी सोच ये होती है, वो कहते हैं कि अब गोश्त तो हमने खाना ही है भाई, कुर्बान ईद का गोश्त है, हमने कुर्बानी किया, किस लिए किया, वो तो हमने खाना है। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो हम साथ यूज़ करते जाएं, हमारी प्रॉब्लम भी ना हो और हम जो है ना वो अ, खाते भी जाएं, गोश्त भी खाते जाएं। तो ये उनके लिए थोड़ा फ़ायदा कर दें क्योंकि उनको चाहिए है ये चीज़ कि कोई ऐसी एक रेमेडी बता दें कि जो उनके लिए अफादियत की हामिल हो। ये तो वही बात हो गई कि एक डायबिटिक पेशेंट है, जी। वो सुबह दोपहर शाम आम भी खा रहा है, अंगूर भी खा रहा है, और चाय में चीनी भी डाल के पी रहा है, और फिर शाम को कहेगा जी इंसुलिन आज मैं जो है ना वो 20 की बजाय 40 यूनिट लगा लूँगा। तो वो इंसुलिन लगा लगा के इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार हो जाए, लेकिन जो टेस्ट है उसको नहीं छोड़ना। तो इस सवाल के जवाब में मेरी दो इसमें तजावीज़ होंगी अपने व्यूवर्स के लिए। जी। पहली चीज़ तो ये है कि गोश्त तो आम तौर पे जहाँ पे कुर्बानी की जाती है वहाँ पे गोश्त तो रोज़ ही खाया जाता है, बिल्कुल ऐसे और ही है। कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब गोश्त बनता है तो वो गोश्त कुर्बानी का टेस्ट करने की हद तक, या शरई नुक्ता निगाह से जो घर का एक पोर्शन होता है, उस पोर्शन के अंदर उस गोश्त को इस्तेमाल उसी तरह से करें जैसे रूटीन में आप पीछे से करते चले आ रहे हैं अपनी रूटीन में गोश्त, ना कि एक्सेसिव यूजेज में जाके अपने को बीमारियों की गिरफ्त लेके जाएं। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त जो है उसका इस्तेमाल
और गोश्त को आम तौर पे कुछ लोग जो है वो सीहों पे लगा के उसको सेक के, वो पूरी तरह कुक भी नहीं हुआ होता, हाँ। और उसको इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ मैदे की बीमारियों का बायस बनता है, बल्कि ये और कई एक मसाइल का बायस भी बनता है। ठीक। जिसमें बवासीर वाले पेशेंट्स के लिए मसाइल आ सकते हैं, कोलाइटिस वाले पेशेंट्स के लिए मसाइल आ सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले मरीजों के लिए मसाइल आ सकते हैं। लिहाजा आम व्यूवर्स जो ऑलरेडी मैदे की दवाइयाँ भी खाते हैं, सुबह शाम अपनी तेज़ाबियत, जलन, गैस्ट्रिक, पेट फूलना, तो उनको भी खाते हैं, और साथ साथ वो अगर इसका भी एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो वो मसाइल का शिकार होंगे। मेरी उनको यही एडवाइस है कि वो अपनी रूटीन में जो गोश्त का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसी रूटीन में उतने ही पोर्शन को इस्तेमाल करें, दवा से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहती हैं जी मुझे कोई दवा बता दी जाए व्यूवर्स के लिए कि वो इस सीज़न को एंजॉय भी कर लें, और दवा के किसी शरबत के 2 चमचे पी के ये भी समझ लें कि बस ठीक है मुझे बीमारी नहीं घेरेगी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी कोई दवाई अभी तक ईजाद नहीं हुई। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी खुराक को इतदाल पर रह के इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से महफूज रहें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे देखने वालों के लिए एक ये बहुत ही उनके लिए आसानी और एक यूनिक चीज़ होगी कि हमने उनकी ईद पे जितनी भी उनको इश्यूज़ आने थे हमने उनको डिस्कस किया, आपसे सवालात किए, आपसे उनके जवाब लिए। सर जाते जाते जो है वो ईद के हवाले से, कुर्बान ईद के हवाले से कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें। मेरी तरफ से ईद कुर्बान के हवाले से मेरे व्यूवर्स के लिए ख़ास मैसेज कि ईद कुर्बान, जैसे कि इसका नाम ईद कुर्बान है, और ये जो सेक्रीफाइस है इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, बहुत बड़ी एक अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक सबक रखा है इसके अंदर। हमें ये चाहिए कि हम आसानियाँ बांटने वाले बने और आसानियाँ देने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, और वो लोग जो कि इन आसानियों से बहुत दूर हैं उनको इन आसानियों में शामिल करने का इस ईद से आगाज़ करें कि क्या रास्ता अडॉप्ट किया जाए। और मेरी जानब से मेरे तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। सो नाज़रीन, हमने आज के अपने प्रोग्राम में आपके जितने भी ऐसे सवालात थे जिनका आप आंसर चाहते थे, जिनके आप जवाब चाहते थे, और ख़ासकर कुर्बान ईद के हवाले से आपको जितने इश्यूज़ आ रहे थे हमने उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपके कुछ सवालात हों, कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ नहीं आई हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप उस प्रॉब्लम को हमसे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोग्राम अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो हो वो आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद की खुशियों में अपने साथ अपने अपनों को मत भूलिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।